जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, 5 मार्च 1931 को लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, ये वायसराय थे बच्चों कहाँ के, इंग्लैंड के, और लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी के नाम से जाना जाता है बच्चों। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, नौकरियों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 बच्चों गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि नंबर 1, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। समझ, इस समझौते में यही सब कहा गया था। नंबर 2 बच्चों, दूसरे क्या कहा गया, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। नंबर 3 समझौते में क्या किया कहा गया, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। भारतीय जो है शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। नंबर 4, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। नंबर 1 जो है, सबने अयोग्य आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। और देखो गांधी जी मतलब जो समझौता हुआ था दोनों तरफ से हुआ था। अब देखो गांधी जी क्या करें, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। नंबर 3, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। नंबर 4, गांधी जी पुलिस ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ जो है समानता के स्तर पर समझौता किया। समझ बच्चों, यही सब समझौता था गांधी इरविन सब के बीच। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। आइए देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज की भूमिका का मूल्यांकन करें। देखो ये लंबा लिखना है बच्चों, तो आइए हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे तो लंबा लिख लेंगे। सुभाष चंद्र को आप लोग जानते हो, जिसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था बच्चों, सुभाष चंद्र बोस। देखो सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा को को बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। यानी बच्चों ये जो आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी, एक प्रकार से इस जमाने में जो आईएएस बोला जाता है, तो एक प्रकार सुभाष चंद्र बोस एक आईएएस अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईसीएस पहले नाम जाना जाता था। प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर भारत आ गए थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश के बाहर जाकर प्रयास किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार और बैंक की भी स्थापना की और देश के बाहर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए अन्य देशों का समर्थन हासिल किया। वह युवाओं की प्रेरणा के स्रोत थे। और बच्चों 41 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 41 वर्ष की आयु में 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे। कब हुए थे, 1938 में। नेताजी ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों बर्लिन बर्लिन में जो है स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की। और स्वतंत्र भारतीय केंद्र आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का अग्रभागी रूप था। सुभाष चंद्र बोस न केवल यूरोप में स्वतंत्र भारत केंद्र, भारतीय सैन्य दल, यूरोप में राष्ट्रीय विचारों के भारतीयों का संगठन, गुप्त भारतीय रेडियो केंद्र को संगठित किया एवं अंत में एशिया के लिए पनडुब्बी की रहस्यमय यात्रा की। जिस दिन से जिस दिन से आज़ाद हिंद आज़ाद हिंद फौज का निर्माण आरंभ हुआ, उसी दिन से सैन्य दल के सदस्य उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करने लगे। आज़ाद हिंद रेडियो से समाचार प्रसारण का कार्य 1941 में 7 भारतीय भाषाओं अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, बांग्ला, फारसी, तमिल, तेलुगु और पश्तो में आरंभ होता है। आज़ाद हिंद सैन्य दल के बीच जय हिंद, अधिकृत अभिवादन और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन राष्ट्रीय गान
माना गया था और 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा के बाद ही सिंगापुर में झांसी की रानी रेजिमेंट के लिए एक शिविर खोला गया। आज़ाद हिंद आज़ाद हिंद फौज में झांसी की रानी रेजिमेंट पुरुषों की रेजिमेंट की सहयोगी टुकड़ी थी। इस दल की संचालिका एक सेनानी लक्ष्मी सहगल थी। आज़ाद हिंद फौज और स्वतंत्रता आंदोलन यही डाल लेंगे हम लोग। आज़ाद हिंद और फौज और स्वतंत्रता आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज ने बच्चों गुलाम भारत को स्वतंत्र करवाने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में किया गया था। कहाँ किया गया था? जापान में। और इसका स्थापना भारत के एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 85,000 सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने 19 मार्च 1944 को पहली बार झंडा फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वालों में कर्नल शौकत शौकत मलिक, कुछ मणिपुरी और आज़ाद हिंद फौज के लोग शामिल थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मैक्सिको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। ये सब देशों ने। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल संघर्ष किया और 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश किया और ब्रिटिश तथा कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज द्वीप रखा था और 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी ने सिंगापुर और रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया और 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को मुक्त कर लिया। और 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज ने भारत भूमि पर अपने कदम रखे। लेकिन इसी समय अंतराल बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी व जापान की पराजय के साथ परिदृश्य बदल गया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई गई। किंतु जन विरोध को देखते हुए इनकी सजा माफ कर दी गई। नेताजी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु की बात कही जाती है, लेकिन इसके पुष्ट प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं बच्चों।